जानकारियाँ उपलब्ध आपके बारे में आपको हुई हैं, उनको एक बार हम सब लोगों के साथ शेयर करें। जी, संत ब्रह्मानंद जी का जो जन्म है वो 1912 में होता है और संत ब्रह्मानंद जी 6 भाई थे। ये पूरा जॉइंट परिवार रहता था। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में संत ब्रह्मानंद जी नैनीताल में चले गए थे। इन्होंने पता लगा था कि उधर तराई का जो क्षेत्र है वहाँ पे जमीन मिल रही है सस्ते में। और क्योंकि संत ब्रह्मानंद जी जिस एरिया से आते हैं ना, बोलते हैं कांडी रीजन। कांडी रीजन होता है सब माउंटेन रीजन, मतलब जहाँ हल्के हल्के पहाड़ और थोड़ा सा प्लेन एरिया भी हो। तो वहाँ पे खेती पानी और इंडस्ट्री तो थी नहीं तब, मतलब खेती के योग्य जमीन नहीं होती वो। जी। तो ऐसे में बंटवारे के टाइम में उन्होंने नैनीताल में एक तहसील है रामनगर, वहाँ पे इन्होंने पूरी जमीन लिया है, बहुत बड़ी कृषि फार्म लिया। तो वहाँ पे रहने लग गए थे और वहाँ पे एक गांव भी मिल गया था उन्होंने। वहाँ का उस टाइम जो जमींदार था उनसे इनके बढ़िया ताल्लुकात हो गए थे, तो उन्होंने एक गांव भी पूरा इनको दे दिया था। और अपने साथ ये अपने भाइयों को, कुछ परिवार के लोगों को लेके आए थे रामनगर में। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ये 1952 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट के तहत जमींदारी हटा दी जाती है। तो पहली नए पंचायत के सरपंच भी बने थे। अपनी जो गांव था उस टाइम नए पंचायत का जो सरपंच होता था वो जुडिशरी पावर के इक्विवेलेंट पावर रखता था जो आज के समय में। अच्छा, गांव का नाम बता सकते हैं सचिन भाई? यदि गांव का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, गांव का नाम के लिए माफी चाहता हूँ मैं। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी उनके बारे में दी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है, ये पूरा हो गया ना पहले वाला? जी जी पूरा हो गया। हाँ, तो उनके थोड़ा सा वैवाहिक जो जीवन है उनका, क्योंकि वो एक संत थे लेकिन उन्होंने शादी की थी। मैं आप सब लोगों को बता दूं ये बात है, और एक एक नहीं, उन्होंने दो दो शादी की थी। तो फिर भी वो एक संत हुए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि कैसे वो इस मार्ग पर चले। जी, जो उनकी उससे कोई बच्चे नहीं हुए थे तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी। दूसरी शादी से उनकी 2 संतान हुई थी, एक लड़का एक लड़की। जी। और लड़की जब 3-4 साल की थी और लड़का 1 साल का था तभी उन्होंने संन्यास लिया। जी। तय है कि 1961 में ये जो लालदास जी महाराज थे नैनीताल जाए रहते हैं प्रोग्राम में, तो इनसे मिलते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। तो फिर मतलब उस संप्रदाय से जुड़ जाते हैं ये। तो 1961 में फाइनली बुलंदशहर के जागीराबाद में कुटिया में उन्होंने संन्यास ले लिया और सब कुछ ये मतलब जो ये दुनिया है अपनी त्याग दी मोह माया और संत का जीवन एक धारण कर लिया उन्होंने। जी। और फिर अपने जो पंजाब वाले एरिया वहीं पे वापस काम करने लगे। तो इसी बीच क्या होता है कुछ समय बाद, क्योंकि ये नामी परिवार था, ये अच्छा जमींदारी परिवार था, तो पंजाब में बात पता लगी अपने लोगों को, समाज को। तो उन्होंने लुधियाना के अंदर जन्माष्टमी में एक प्रोग्राम रखा कि भाई इसको वापस कराओ, ये क्या करने लग गया, संत बनने लग गया ना। तो तब उस प्रोग्राम में लालदास जी थे जिनसे प्रभावित हो गए। तो लालदास जी ने कहा कि धार्मिक काम भी करता रहेगा और सामाजिक कार्य भी करता रहेगा, आप बेनिश्चिंत रहे। जी। तो फिर सब लोगों के समझ में आई, ठीक है। तो फिर ऐसे चलता रहता है। तो 1975 में लालदास जी का तो स्वर्गवास हो जाता है। जी। और वो गद्दी नहीं को तोड़ देते हैं, मतलब ये इस संप्रदाय के तीसरे ऐड होते हैं। जी। तो 1975 से लेकर 2002 तक इन्होंने गद्दी संभाली। 1 मई 2002 को उनका स्वर्गवास हुआ था। इसी बीच 1984 में इन्होंने ट्रस्ट की स्थापना करी थी। जी। नवाशहर डिस्ट्रिक्ट में। 18 जून शायद है ना? 18 जून 1984 को। सोचने वाली बात यह है कि 10 जून 1984 को पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। पंजाब बिल्कुल अशांत, मतलब पूरी तरीके से पंजाब एक ट्रबल में रहता है। लेकिन उसके 8 दिन बाद ही कुछ अच्छा हो रहा होता है। एक शिक्षा की ज्योति, शांति की ज्योति जल रही होती है। पंजाब का जो नॉर्थन पंजाब है अपना, होशियारपुर, उस टाइम मतलब नवाशहर और होशियारपुर एक ही जिला होता था और ये काफी बड़ा जिला होता था, आज के 3-4 जिले मिलाकर। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वो ट्रस्ट अच्छा जी 1984 में उसकी स्थापना करी और लोगों से आग्रह करा कि जमीन वगैरह, तो लोगों ने 100 एकड़ जमीन डोनेट करी गुरुजी के कहने पे। और जी उसमें कॉलेज खोला गया। वो पोजे वाला गांव है, वहाँ पे कटारिया गोत्र के गुज्जर है, वहाँ पे उस गांव में कॉलेज खोला गया, बिल्डिंग बना दी। लेकिन 1 साल बाद समझ में आया कि इस स्कूल को कैसे चलाएंगे हम, कॉलेज को। तो फिर उन्होंने उस समय तत्कालीन विधायक होते थे रामकिशन कटारिया, उनसे बातचीत करी है उन्होंने। फिर बरनाला जी उस टाइम CM होते थे पंजाब के, तो उन्होंने आके फिर वो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने ले लिया मतलब वो कॉलेज, और फिर गवर्नमेंट ने चलाया है जी। और उस टाइम जो CM बरनाला जी थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा था कॉलेज का जी। और कॉलेज की नींव रखी थी उस टाइम लोकसभा स्पीकर थे राम
राम कुमार जाखड़। जी। तो ये एक पहला अचीवमेंट था। इसके बाद फिर नवोदय विद्यालय 1988 में इसकी स्थापना राजेश पायलट जी करते हैं। और राजेश पायलट जी का चूँकि पूरे ऑल इंडिया आना जाना रहता था, तो कार्यक्रमों में मिलते थे संत जी से, तो संत से राजेश पायलट जी प्रभावित थे। तो संत जी ने उनको रिक्वेस्ट करी कि जो होशियारपुर जिला है इसमें नवोदय विद्यालय आएगा, हम चाहते हैं कि अपने इस एरिया में है जो पिछड़ा है, बैकवर्ड है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी, जी। क्योंकि होशियारपुर तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो फिर वो इसी एरिया में आया था, ये जो बलाचौर वाला अपना एरिया, इसी में वो नवोदय विद्यालय आया था। और उसकी नींव रखने में राजेश पायलट जी वहाँ पे शामिल थे। 1988 की बात है जी। अच्छा, दूसरी बात सचिन भाई, एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि संत बनने के जो है वो ज्यादातर हम देखते हैं, वो एक तो ये तरीका होता है कि संत ही बनना चाहते हैं कुछ लोग। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन जिस चीज को मैं समझना चाह रहा हूँ तो आप ठीक उसी चीज पे पहुंचे। ये है कि संत बनने के जो है दो मार्ग क्या, या आप ये कह सकते हैं तरीके में, है ना। एक तो कई बार क्या है कि परिवार से लोग परेशान हो जाते हैं, एक ये भी तरीका है कि लोग संत मार्ग अपनाते हैं। दूसरा ये है कि दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल दिल से संत बनते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, यदि उनके बारे में आपको इस टाइप की कोई जानकारी है कि वो स्पिरिचुअल प्रकृति के पहले से ही थे, या फिर परिवार या सांसारिक कुछ दुखों में पड़ के जो है आदमी कई बार इस टाइप के रास्ते चुनता है। तो ये भी यदि क्लियर हो जाए तो शायद उनके व्यक्तित्व का और एक अच्छा पक्ष हमें मिल सकता है। इसके बारे में बताएं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कल मेरी इनके एक पुत्र से बात हुई थी। इनका एक पुत्र है जी, जो 1961 में पैदा हुए थे। कल मेरी उन्हीं से बात हुई थी, तो इस बारे में उन्होंने भी कुछ पता नहीं था। वो तो मतलब वहाँ पे नैनीताल गए हुए थे, लालदास जी उनसे प्रभावित हुए और फिर इस संप्रदाय से जुड़ गए। और ये एक अच्छे जमींदार संपन्न परिवार से थे, तो आर्थिक रूप से तो तंगी थी इस परिवार में। और बड़ी जॉइंट फैमिली थी, 6 लोग थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। वैसे यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन करें और एक अंदाजा लगाएं ठीक ठाक, तो मेरा मानना ये है कि वो जो संत थे वो शुरू से ही संत प्रकृति के रहे थे। क्योंकि जो लोग इस तरीके से मजबूरियों में संत बनते हैं वो लोग इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। शिक्षा के बारे में या हॉस्पिटल बनवाना, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना बड़ा काम कर पाते हैं। इतना मिशनरी काम जो है वो वही लोग कर पाते हैं जिनके मन में शुरू से ही कुछ इस टाइप के विचार रहे होंगे। तो हालांकि ये बात काल्पनिक भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है 99% मतलब इस टाइप का रहा होगा, भले ही हमें इसकी जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि सचिन भाई उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे बड़ा जोर दिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और गरीब बच्चों के लिए उन्होंने किया। उसमें कोई जातिवाद, धर्मवाद या कोई भी किसी प्रकार का वाद ना तो मुझे पढ़ने को मिला कहीं भी कि जैसे उन्होंने कई गरीब बच्चों को ही, मतलब सॉरी, गुजर के बच्चों को ही पढ़ाना चाहा हो, या किसी संत समाज के उस गद्दी से जो जुड़े लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना चाहा हो। ऐसा कुछ बात कहीं उनके उसमें है नहीं। और दूसरा एक गौ सेवा का भी उनका मिलता है, मुझे कई जगह मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप एक बार विस्तार से बताएं। जी, उसके लिए अलग से 100 एकड़ जमीन है ना, इसमें मतलब काऊ के लिए है। वो गाय का पूरा बड़ा फार्म है, कई सारी हजार गायें वहाँ पे रहती हैं जी। और ये ट्रस्ट है भी, जो गाय का घी है ना जी, इसको हॉस्पिटल है लुधियाना में या चंडीगढ़ में, यहाँ पे लंगर सेवा भी करता है जी। घी देते हैं। और दूसरा क्या क्वेश्चन था भाई आपका? दूसरा ये था, बस यही था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए वो मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों थे, मतलब एक किस्म से ना। जी जी, अभी तक मैंने पढ़ा है तो संत साहब के 2 विचार है, बाकी तो उनके बहुत सारे विचार होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने भी खोजा है जी। तो एक तो विचार मुझे ये था कि लड़कियों को पढ़ाएंगे तो लड़कियाँ 3 पीढ़ियों को सुधारेंगी। अपने जो घर में, जिस घर में भी आई है वहाँ पे उस परिवार को सुधारेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगी। और जो उनका मतलब परिवार है जिस घर में वो ताल्लुकात रखते हैं, उस घर को भी वो अच्छे से सही दिशा के साथ लेके चलेंगे। जिस घर में मतलब पैदा हुए हैं, जिस बाप की बेटी है, वो घर भी अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल। एक तो महाराज जी का थॉट था। जी। दूसरा महाराज जी का थॉट था कि मुझे भीख मांगनी पड़े अगर जी अपने लिए, तो उससे बढ़िया मैं मर जाऊंगा अगर जी मेरी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अगर जी मैंने भी पढ़ा, बिल्कुल। लेकिन अगर जी पब्लिक वेलफेयर में भीख मांगनी पड़े तो मैं इसके लिए हरदम हर सांस तक 24/7 में तैयार हूँ और मैं इस काम को करता रहूँगा। जी हाँ, तो उनका जो समर्पण था वो बहुत उच्च स्तर का समर्पण था। और इसी बीच हमारे साथ